तो अभी हमको दिया हुआ है गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड। जर्नल एंट्रीज के बेसिक टर्म सिखा रहा हूँ, हर एक टर्म की क्या क्या जर्नल एंट्रीज होगी, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्या कैसे रिकॉर्ड होगा, बोलते जा रहा हूँ, कान से सुनते जाना, समझ में सब आएगा। गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड। जब हम गुड्स डोनेट कर रहे हैं, हम कौन है? फर्म है। हम गुड्स दे रहे हैं, हमारे पास से जा क्या रहा है? गुड्स जा रहा है। और किस चीज में जा रहा है? चैरिटी में जा रहा है, दान में जा रहा है। तो चैरिटी करना हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है हमारी फर्म के लिए। तो एक्सपेंसेस हैविंग डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मारा घुमा के तुम लोग को, एक्सपेंसेस हैविंग डेबिट बैलेंस मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। तो आपके लिए चैरिटी करना एक खर्चा है, और जो खर्चा है वो एक्सपेंसेस हैविंग डेबिट बैलेंस, और वो खर्चा बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको और डेबिट करोगे। तो क्या एंट्री बन गई? चैरिटी अकाउंट डेबिट। वाई सो? क्यों? बिकॉज दैट इज एक्सपेंस एंड दैट इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई डेबिट। आपके और बदले में आपके जेब से क्या होगा? सामान गया तो टू गुड्स, लेकिन टू गुड्स तो नहीं लिख सकते, अब बेचे भी नहीं है कि जो सेल लिख दें, अब तो फंस गए। लिखना तो टू में है, सामान तो जा रहा है तो टू में लिखना है। अब बेचा हूं क्या, या ऐसे ही दे दिया हूं? ऐसे ही दे दिया हूं। बेचा होता तो टू सेल लिखता, मैं बेचा क्या तो मैं सेल तो नहीं लिख सकता, पर टू तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखूं? टू परचेज। वो परचेज जो डेबिट था, अब वो क्या हो जाएगा? उतने से कम हो जाएगा। जैसे मेरे पास 10 बक्सा पड़ा था, 10,000 का गुड्स, परचेज टू कैश 10,000, उसमें से एक बक्सा 1,000 का मैं दान में दे रहा हूँ, तो क्या एंट्री बनाऊंगा उसको फर्म में? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। बेचा नहीं हूँ, खरीदा हुआ माल जो डेबिट था पहली एंट्री में, अब वो क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर फ्री सैंपल में हम बांटते हैं, चैरिटी में देते हैं, फ्री सैंपल मतलब एडवर्टीजमेंट, हम दुकानदार हैं, अपना एक नया प्रोडक्ट नया चावल रिलीज करें, मतलब नए ब्रांड का, अब सब दुकान को 1-1 किलो क्या करेंगे? जाके फ्री में सैंपल दे के आएंगे, भैया आप अपने ग्राहकों को 100-100 ग्राम दे के देखो, आज वो घर में बनाएंगे, अच्छा लगा तो फिर मंगाएंगे। तो फ्री सैंपल में बांटे तो क्या बेचे हो? तो फ्री सैंपल आपके लिए क्या है? खर्चा है, एक प्रकार का एडवर्टीजमेंट है। तो आप उसको या तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट, या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। और टू क्या लिखेंगे? परचेज, टू परचेज, क्योंकि सामान जा रहा है, बिक नहीं रहा है। और जब गुड्स जाए तब, पैसा जाए तो कैश। लेकिन आप किसी को एडवर्टीजमेंट में पैसा थोड़ी दोगे, और चैरिटी में भले ही दे सकते हो पैसा। जब चैरिटी में पैसा दोगे तो क्या एंट्री बन जाएगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, बिंग द कैश पे टू चैरिटी। अब अपने जेब से ओनर पर्सनल पैसा दिया चैरिटी के लिए, तो बिजनेस की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी? कोई एंट्री नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि फर्म अलग है और ओनर अलग है। तो ओनर अगर अपने घर का पर्सनल पैसा दिया तो उससे फर्म में क्या फर्क पड़ा? यदि वो फर्म का पैसा निकाल के चैरिटी में देता तब फर्म में रिकॉर्ड होता क्या एंट्री? चैरिटी टू कैश या टू बैंक। लेकिन अगर ओनर अपने पर्सनल पैसे दिया तो उससे फर्म में कोई एंट्री थोड़ी होगी। अगर ऐसे एंट्री होने लगी तो ओनर गुपचुप खाया अपने पर्सनल पैसे से, वो भी रिकॉर्ड करो। पर वो सब तो करते नहीं। क्यों? क्योंकि हम किसके अकाउंटेंट होते हैं? फर्म के, ना कि उसके ओनर के। बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम अच्छे से? तो आपका गिवन एज सैंपल, गुड्स गिवन एज चैरिटी या गुड्स गिवन एज सैंपल हो गया। इतना समझ में आया? अब लॉस की 3 एंट्री बनेगी। आपका सामान लॉस बाय फायर, इतने सुनो, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। आपका रखा हुआ सामान में आगी लग गई, आपके सामान में चोरी हो गई, आप सामान की चोरी हो गई, ठीक है? तो क्या एंट्री बनेगी? अब फिर आप बेच तो रहे नहीं हो सामान। ओ देवी जी आप इधर ध्यान दीजिए, आप बेच तो रहे नहीं हो सामान, तो लेकिन आपके पास से सामान जा तो रहा है, तो वो क्या नहीं लिखाएगा? सेल नहीं लिखाएगा, क्योंकि आपने बेचना नहीं, चोरी हुआ है। और गुड्स चोरी हुआ है, कैश चोरी होता तो टू कैश हो जाता, पैसा जा रहा है करके। और गुड्स चोरी हुआ है तो टू सेल नहीं लिखा जाएगा, सामान बिका नहीं है, टू परचेज। वही परचेज जो डेबिट था वो कम होने पे क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट कौन हो जाएगा? लॉस बाय फायर अकाउंट। अगर आगे लग के कम हुआ है तो क्या एंट्री बन गई? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। और वैसे ही अगर चोरी हो गया है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, फायर की जगह थेफ्ट आ जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। आप बोलोगे भैया मेरा 10,000 का सामान था। कितने का सामान था? 10,000। और वो चोरी हो गया। क्या हो गया?
चोरी। तो क्या एंट्री बनाओगे? लॉस बाय क्योंकि लॉस आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस लॉसेस हैविंग डेबिट बैलेंस, तो क्या लिखोगे? लॉस बाय अकाउंट डेबिट 10,000 का था ना, टू परचेज अकाउंट, क्योंकि आप सामान बेच नहीं रहे हो तृप्ति, आप सामान रखा हुआ सामान चोरी हो जा रहा है, तो उसको कम करना तो पड़ेगा, पर सेल तो लिख नहीं सकते क्योंकि बेचे नहीं हो। तो वही परचेज जो डेबिट था उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो गुड्स के जाने पे, चले जाने पे। तो इसीलिए क्या बन गया? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू। अब आपका चोरी होने पे इंश्योरेंस था आपके गुड्स का, पर वो इंश्योरेंस का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी 80% दे रही है आपको, 100% क्लेम नहीं दे रही। कई बार होता है ना, जैसे 10,000 का नुकसान हुआ पर इंश्योरेंस कंपनी आप प्रीमियम देते थे, इंश्योरेंस करा के रखे थे। इंसान का जीवन बीमा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, वैसे ही गुड्स का दुकान का भी इंश्योरेंस होता है। तो आप गुड्स का इंश्योरेंस करा के रखे थे, तो कंपनी ने आपको पैसे, आपने केस मतलब क्लेम किया, क्लेम करते हैं ना कस्टमर केयर फोन करके, भैया हमारे यहाँ ऐसा चोरी हो गया है, उसका FIR हमने करवाया है, इतने की चोरी थी वैल्यूएशन की। अब वो जब कंपनी का एक आएगा एजेंट, पुलिस स्टेशन है ना, वो सब कुछ वेरीफाई करेगा आकर के, उसको हम वेरिफिकेशन ऑफिसर बोलते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी के साइड से आया। उसने सेटलमेंट कितने में करके गया? हमसे बातचीत करके, कंपनी के बिहाफ में वो आया था, और हम थे ही, तो हमसे बात करके डील किया कितने में? 8,000 भैया आपको आपके खाते में पहुंच जाएगा पैसा। अभी पहुंचा नहीं है, 2 महीने बाद पहुंच जाएगा, ऐसा बोलो। टाइम लगता है ना इन सब कामों में, पेपर वर्क ये वो ऐसा ऐसा। तो जब वो बोल के जा रहा है, तो मेरे को कितने रुपए का वो डेटर बन गया, एक प्रकार के डेटर बन गया ना, कि 8,000 मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। अब ये इंश्योरेंस कंपनी मेरा हो गया लॉस। पहली एंट्री क्या बनी है, भूलना नहीं, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 10,000 क्या बनी है? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये बोर्ड को तो मेरे को तुरंत रब करना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होती है, पर ठीक है, अब कैसे करें, अभी करना पड़ेगा। चलो इतने में तो काम अपना हो जाएगा। तो क्या एंट्री बन गई? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, अच्छा फायर नहीं, थेफ्ट बोल रहे थे ना अभी कम। थेफ्ट मतलब चोरी हो गया, फायर मतलब आगे लग गया। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज 10,000। अब जब बाद में हमको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला, पर क्या पूरे पैसे का मिला है? नहीं। कितने का मिला है? अच्छा नरेशन क्या लिखेंगे? लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय थेफ्ट, चोरी होकर के गायब हो गए, बस खत्म कहानी। अब बाद में वो लॉस को हम क्या करेंगे? वो लॉस को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। देखो 2 प्रकार की जर्नल एंट्री होती है। क्या बोला मैं? 2 प्रकार की जर्नल एंट्री होती है। आप सभी कॉपी निकालिए और लिखिए। जर्नल एंट्री कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक ओपनिंग जर्नल एंट्री होती है और दूसरी क्लोजिंग और ट्रांसफर जर्नल एंट्री होती है। ऐसा लिखिए, सब लिखिए, आप भी लिखिए, लिख लीजिए, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। जर्नल एंट्रीज कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। नाम? ओपनिंग जर्नल एंट्री, इधर देखते जाओ, लिखते जाओ, और दूसरी क्या? क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज। अब क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज को हम लोग ट्रांसफर एंट्रीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर एंट्रीज, ठीक है। और ओपनिंग जो है वो 1 अप्रैल से लेकर के, इसको चार्ज एंट्री भी बोलते हैं, चार्ज और क्रिएटेड एंट्री। ये पहली बार क्रिएट होती है ओपनिंग एंट्री, और ये इन्हीं ओपनिंग एंट्री को क्लोज करने का काम होता है क्लोजिंग एंट्री में। तो ये 2 प्रकार की जर्नल एंट्रीज होती है, एक ओपनिंग और दूसरी क्लोजिंग। ये जो पहली वाली एंट्री थी लॉस बाय फायर की, ये क्या हुआ? लॉस पहली बार बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है, चार्ज हुआ, तो ये कौन सी एंट्री हो गई थी? ओपनिंग एंट्री। क्या हो गई थी? सुनते जाओ, पहले इधर सुनो, रुक जाओ, बोल रहा हूं ना, रुक जाओ। ये सब सीखो तरीका, कब सर बोल रहे हैं, भैया बोल रहे हैं तब सुनना है, कब भैया रुक गए हैं तो लिख लेना है, कॉपी सामने में हो, नोट्स हाथ में हो, भैया बता रहे हैं। बड़े बच्चे हो गए यार, हर चीज बोलना पड़ेगा क्या?
तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, पहली बार लॉस बुक हुआ है, चार्ज हुआ है, लॉस हमारी बुक्स में चार्ज हुआ है या पहली बार आया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिएटेड एंट्री। क्रिएट हुआ भी बोल सकते हो, तो क्रिएटेड एंट्री या चार्ज एंट्री या ओपनिंग जर्नल एंट्री बोलेंगे, जिसमें खर्चा पहली बार या घाटे पहली बार रिकॉर्ड हुए। नेचर ऑफ अकाउंट एक्सपेंस लॉस था इसका, और इसका नेचर ऑफ अकाउंट एसेट्स था, और ये एसेट्स के जाने पे क्रेडिट हो गया और ये एक्सपेंस के बढ़ने पे डेबिट हो गया, बिकॉज एक्सपेंसेस हैविंग डेबिट बैलेंस एंड एसेट्स हैविंग डेबिट बैलेंस, और वो कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, और एक्सपेंस डेबिट बैलेंस और वो बढ़ रहा है तो और डेबिट, और डेबिट बढ़ता है तो वही करो और घटता है तो उसका उल्टा करो। अब जो ये लॉस था ये साल के एंड में क्लोज होगा। देखो जो भी आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, बैलेंस शीट में कितने आइटम खोलते हैं हम लोग? एसेट्स के, लायबिलिटीज के और कैपिटल के। सिर्फ तीन ही अकाउंट हम लोग खोलते हैं, एसेट्स के, लायबिलिटीज के और कैपिटल के। क्या आपने कभी एक्सपेंस लॉस या इनकम गेन के लिए कोई नया कॉलम खोला? नहीं। जब खोला ही नहीं है नया कॉलम, तो ये साल के एंड में क्या ये पैसे अलग से बैलेंस शीट बन के क्या अलग से अगले साल जाएंगे? नहीं। ये कहाँ से कम करते थे आप? कैश से और कैपिटल से। और कहाँ बढ़ाते थे? कैश में और कैपिटल। एक्सपेंस लॉस के नेचर वाले टर्म्स को और इनकम गेन के नेचर वाले टर्म्स को। जब उनके लिए कोई कॉलम ही नहीं खुलता है, कोई कॉलम नहीं खुलता है, तब उन एंट्रीज को साल के एंड में क्या किया जाता है? क्लोज किया जाता है। क्या एंट्री बना के? क्लोजिंग जर्नल एंट्री। इसीलिए उसको और किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसफर एंट्री। कहाँ ट्रांसफर करके क्लोज? ड्राइंग्स के तो आसान एंट्री क्या? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर पैसा निकाल लिया तो ओनर विड्रॉ कर रहा है पैसा, और ड्राइंग्स क्या है? खर्चा एक प्रकार का, फर्म के लिए निकल रहा है ना फर्म से पैसा। या फिर ऐसा ही बोल सकते हो, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट। लेकिन घटता है तो डेबिट लिखने की जगह हम क्या लिख रहे हैं? ड्राइंग्स। खर्चे को या ड्राइंग को एक एक्सपेंस मानते हैं, ड्राइंग का नेचर क्या होता है? एक्सपेंस, तो वो बढ़ रहा है तो डेबिट करो, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा जा रहा है जेब से। अगर फर्म से पैसा निकाला ओनर तो ड्राइंग टू कैश, अगर वही फर्म से गुड्स निकाल के ले गया तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, बेचे थोड़ी हैं, इसीलिए परचेज जो डेबिट है उसको कम कर दो। समझ में आया? बिंग द गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज, ये नरेशन हो जाएगा। आगे देखो क्या बोला है, सब समझ आएगा, वीडियो फिर से मिल जाएगा। जो चीज आप लोगों को, आप में से बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रह जाती दिमाग में, वो समझ में नहीं आई, आप उसको बोलते हो। जबकि याद रखना और समझ में आने में अंतर होता है। आप बोलो कि याद नहीं हो पा रहा है, होल्ड नहीं हुआ हमको, आपने जो बताया समझ तो आया पर हम उसको अपने दिमाग में होल्ड नहीं कर पाए अभी तक, तो कृपया दोबारा बता दीजिए। वो होता है रिपीटिशन। और कोई चीज समझ ही नहीं आई, दैट इज नॉट बीइंग अंडरस्टूड टू यू, वो डाउट होता है। अंतर समझ में आया दोनों में? बहुत इंपॉर्टेंट बात है परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में। पहले बताता हूँ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब क्या होता है? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, टेबल, पंखा, जो भी एक साल से ज्यादा चलेगा उसको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। गुड्स करेंट एसेट्स से साल भर बिक जाएगा। तो जो फिक्स्ड एसेट्स है ना उसको उसके नाम से लिखते हैं। जैसे मशीन खरीदा मैंने, क्या खरीदा? पंखा। चलो मान लो पंखा खरीदा मैंने 1000 का। 1000 का पंखा, 100 रुपये इसका लग गया ट्रांसपोर्टेशन, बिलासपुर से लाया था अकलतरा तक, 100 रुपये इसका भाड़ा लग गया, 50 रुपये इसकी फिटिंग का चार्ज लग गया, और 50 रुपये इसके तार वार और बाकी चीज़ों का लग गया। तो 100 रुपये इसकी इंस्टॉलेशन में खर्चा आ गया, 100 रुपये इसकी ट्रांसपोर्ट में खर्चा आ गया। तो तुम आम भाषा में तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे बताओ, अब तुम्हें पंखा 1200 रुपये, मतलब 1000 का पंखा, 100 का उसका फिटिंग चार्ज, और 100 का आप दोनों नहीं बोलोगे, 100 का उसका काजल, और आप नहीं बोलोगे, आप भी नहीं बोलोगे, आप भी नहीं बोलोगे, आप लोग बोलोगे, क्योंकि आपको तो पता है। तो 100 रुपये इसका फिटिंग चार्ज और 100 रुपये इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 200 रुपये और 1000 का पंखा। तो अब बताओ, क्या 1200 रुपये पंखे की कीमत आप बोलोगे किसी को बताओगे तो, या 1000 की बोलोगे? आप बताओ क्या बोलोगे आम भाषा में? जब आप किसी को बोलोगे, कोई पूछेगा आपसे कि भैया, नहीं कि भैया मेरे को भी पंखा लगवाना है अपने घर में, आपको कितना खर्चा बैठा, तो आप 1000 बोलोगे या 1200 बोलोगे? नहीं, अभी तो आप 1000 बोल रहे थे, नहीं तो फिर 1200 क्यों? इसका मतलब कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो लगी है इंस्टॉल करते तक, जो भी खर्चा लगा है वो खर्चा उसकी कॉस्ट में ही जोड़ा जाता है।
तो फिक्स्ड एसेट्स को जब भी आप परचेज कर रहे हो तो उसमें लगने वाले कोई भी खर्चे वो उसकी कीमत में ही जोड़ के लिखे जाएंगे। जैसे आपको दिया अ मशीन परचेज ऑफ 50,000 एंड इट्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट 5,000, पास द जर्नल एंट्री फॉर मशीनरी। तो क्या एंट्री बनाओगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000 नहीं 55,000, क्योंकि वो 5,000 भी मशीन की कॉस्ट में जोड़ दिया जाएगा। मशीन को इंस्टॉल करते तक की कीमत मशीन की कीमत में ही लिखी जाती है, या फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने पे जो भी लगने वाली कीमत है उसके प्रोक्योरमेंट और इंस्टॉल करते तक जो भी खर्चा है वो उसकी कॉस्ट में ही जोड़ा जाता है। तो क्या एंट्री बन गई? मशीन अकाउंट डेबिट 50 नहीं 55,000 टू बैंक या टू कैश जो भी 55,000 बिन द मशीन परचेज इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस इन इट। ये आप नरेशन में लिख दो। समझ आया? परचेज क्लियर है? सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंस क्या होते हैं? विभिन्न खर्चे। तो खर्चे के लिए तो वही सन्ड्री मतलब विभिन्न, छोटे मोटे बहुत सारे खर्चों को सन्ड्री बोल देते हैं। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग द सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड। अब ऐसे ही कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में अगर कुछ खर्चा लगा, ईटा पत्थर आया, तो उसको आप क्या ईटा पत्थर अकाउंट डेबिट टू कैश बोलोगे या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश? क्योंकि वो ईटा पत्थर बिल्डिंग की कॉस्ट में तो जोड़ा जाएगा ना। समझ आया? अब इसके जस्ट पेज पलटोगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम की अकाउंटिंग इक्वेशन तो सिखाया था। कल के वीडियो में आप लोग को सिखाऊंगा क्या? जर्नल एंट्रीज। तब तक के लिए बाय।